नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडली इंस्पायर्ड में। दोस्तों, एक समय था जब दिमाग में बिजनेस का आइडिया आना, बिजनेस को शुरू करना और बिजनेस को चलाना बहुत बड़ी बात होती थी। और एक आज का समय है जहां पर हर तीसरे इंसान के पास एक बिजनेस आइडिया है, एक नया काम करने का तरीका है। लेकिन मात्र आइडिया होने से आप सफल तो बन नहीं सकते, और ना ही मात्र बिजनेस शुरू कर देने से आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्योंकि आज डेली हजारों स्टार्टअप्स कुछ नए आइडियाज के साथ शुरू होते हैं, लेकिन शुरुआत में ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से 95% स्टार्टअप्स 3 से 5 महीने में ही बंद हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिजनेस के साथ कुछ ऐसी चीजों को जोड़ दिया है, कुछ ऐसे नामों को जोड़ दिया है जिसकी वजह से कई लोग बिजनेस करने से डरते हैं। एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है वो समझ ही नहीं पाते। ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, रेवेन्यू, फंडिंग और बहुत सारे। लोग ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं समझ पाते और उन्हें ऐसा लगता है कि बिजनेस करने से पहले ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में एक मल्टी मिलियनर कंपनी बेस कैंप के फाउंडर जैसन फ्राइड के द्वारा लिखी गई बुक रीवर्क में कुछ ऐसी ही बातें बताई गई हैं जो आपको सिखाएंगी कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए आपके पास डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, लग्जरी ऑफिस और बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रीवर्क एक ऐसी बुक है जो आपका किसी भी काम और किसी भी बिजनेस के प्रति नजरिया बदल देगी। जैसन और डेविड कोई भी तो रैंडम आदमी नहीं है जिन्होंने बस पैसा कमाने के लिए एक किताब रीवर्क को लिख दिया, बल्कि अपनी पहले रेपुटेशन को उन्होंने साबित किया। मल्टी मिलियनर कंपनी बेस कैंप शुरू करने के दौरान जैसन और डेविड को जो भी एक्सपीरियंसेस हुए थे, उन्हीं के आधार पर उन्होंने ये किताब को लिखा है। दरअसल बात है सन 1999 की, जब एक छोटे आइडिया के साथ जैसन फ्राइड और उनके दोस्त डेविड हैंसन ने वेब डिजाइनिंग कंसल्टिंग फर्म शुरू किया था। लेकिन सन 2004 में वो अपने काम करने वाले सॉफ्टवेयर से थोड़ा खुश नहीं थे और इस वजह से उन्होंने अपना एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जो मार्केट में बिल्कुल नया था। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज के समय में 3.5 मिलियन से भी ज्यादा दुनिया भर की कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए वही सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। बेस कैंप की वैल्यू आज $1 बिलियन की है, फिर भी वहां पर सिर्फ 56 एम्प्लॉयज ही काम करते हैं और कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो भी कर रही है। जैसन फ्राइड बताते हैं, जब उन्हें सफलता मिली तब काफी लोग मानते थे कि उनकी सफलता एक एक्सीडेंट है, मात्र एक लक है जिसकी वजह से उन्हें अचानक ऐसी सफलता मिली है। इसलिए उन लोगों से सलाह लेना लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ठीक नहीं मानते थे। काफी लोग तो उनको इररिस्पॉन्सिबल और अनप्रोफेशनल भी मानते थे। लेकिन जैसन और डेविड ने सब लोगों को गलत साबित किया और ये प्रूव करके बताया कि कैसे डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, महंगे सूट और लग्जरी ऑफिस के बिना भी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसन फ्राइड ने खुद इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक $1 बिलियन एम्पायर बेस कैंप को बिल्ड किया है। रीवर्क किताब इतनी बेहतरीन है कि अमेरिका के जाने माने इन्वेस्टर मार्क क्यूबन भी कहते हैं, अगर उनके सामने 2 लोगों को खड़ा कर दिया जाए और उनमें से किसी एक ने MBA की डिग्री की है और दूसरे ने जस्ट रीवर्क किताब को पढ़ा है, तो वो अपना पैसा वही इन्वेस्ट करेंगे जिस व्यक्ति ने उस किताब रीवर्क को पढ़ा है। तो बिना किसी देरी से आइए सुनते हैं जैसन फ्राइड द्वारा लिखी गई बुक रीवर्क की हिंदी समरी। सबसे पहला प्रिंसिपल जो ये बुक हमें सिखाती है वो है स्क्रैच योर ओन इच। इसको समझते हैं 3 छोटी कहानियों से। जूतों की फेमस कंपनी है नाइकी, के बारे में आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन उसके शुरू होने का किस्सा बहुत ही रोचक है। बिल बोमैन अमेरिका के ट्रैक कोच थे और वो अपने एथलीट्स के लिए कुछ ऐसे जूते ढूंढ रहे थे जो बहुत ही हल्के और हाई क्वालिटी के हों, जिन्हें पहनकर कोई भी एथलीट बहुत आसानी से और तेजी से दौड़ सके। पर ऐसे जूते मार्केट में कोई भी नहीं बना रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी वर्कशॉप में रबर और वेफल आयरन का इस्तेमाल करके हल्के और काफी स्ट्रॉन्ग जूते बना दिए। दूसरी कहानी है एलिशा ओटिस की, जो हर रोज सीढ़ियां चढ़ने उतरने में काफी परेशान हो गए थे और इस परेशानी का हल उन्होंने खुद निकाला, लिफ्ट मींस एलिवेटर का इन्वेंशन करके, जो आज हम सबकी डेली नीड बन गई है। और तीसरी कहानी है हमारे बुक के ऑथर डेविड की,
जब उन्होंने 1999 में वेब डिजाइनिंग कंसल्टिंग फर्म शुरू किया था, तब उस समय वो एक साथ अलग अलग कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते थे और ऐसा करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और ये दिक्कतें केवल उन्हीं की कंपनी नहीं, बल्कि मार्केट में और भी कंपनीज फेस कर रही थी। और इस काम को हैंडल करने के लिए मार्केट में कोई भी अच्छा टूल था ही नहीं। और इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया जो एक बार में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत इजीली मैनेज कर सकता था। और ये सॉफ्टवेयर दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया कि जैसन ने वेब डिज़ाइनिंग कंसल्टिंग फर्म को छोड़कर ये सॉफ्टवेयर बेचना स्टार्ट कर दिया, जो उन्हें $1 मिलियन दे रहा था। ऊपर की 3 कहानियों में एक बात कॉमन है, वो ये कि ये तीनों लोगों ने अपने अपने कामों में कुछ परेशानियां देखी, जिसको लेखक बताते हैं इच, मतलब एक खुजली। जैसे जब हमें खुजली होती है तब हम खुद को खुजाते हैं। हमें पता होता है कि हमें कितनी तेज खुजाना है, कितना धीरे खुजाना है उस खुजली से राहत पाने के लिए। उसी तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स के सलूशन हमें खुद ढूंढना चाहिए। और क्या पता कब आपके ये सलूशंस आपका बिजनेस बन जाते हैं, क्योंकि खुजली सबको होती है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़बरदस्त सलूशन है आपकी प्रॉब्लम का, तो सब आपके पास आएंगे उस सलूशन को लेने के लिए। और बिजनेस का मतलब ही यही होता है, एक हाथ से देना तो दूसरे हाथ से लेना। रीवर्क किताब का दूसरा प्रिंसिपल है स्टार्ट अ बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। ऑथर का मानना है कि जब भी लोग एक बिजनेस के बदले स्टार्टअप शुरू करते हैं तो वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर समझने लगते हैं और कहीं ना कहीं मन में एक ये सोच आ जाती है उनके कि असली मजा तो रिस्क लेने में है, और वो रिस्क पर लगा देते हैं अपना पैसा जो उनको मिलता है फंडिंग से। रिस्क पर आप पैसा लगाइए, चाहे अपना समय लगाइए या आप कुछ भी लगाएं, अगर सही जगह नहीं लगाया जाए तो वो डूब जाता है। ज़्यादातर स्टार्टअप्स में फंडिंग के पैसों का जो यूज़ है वो महंगे इक्विपमेंट, ऑफिस के लिए जगह, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में करा जाता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा करने में बुरा ही क्या है, फंडिंग इसीलिए तो ली जाती है। पर यहाँ पर ऑथर हमें एक चीज़ समझाते हैं कि ऐसा करने से लोग अपने बिजनेस पर, अपने स्टार्टअप पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके वजह से सिर्फ वो वही ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स कहते हैं। आपका जो भी बिजनेस या जो स्टार्टअप है, जो उसका मेन विजन था, वो दूसरों के हाथों में चला जाता है। अब आप अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपने इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, डिसीजंस लेना पड़ता है, जो आगे चलकर फंडिंग लेने वालों के लिए बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस बन जाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप ये सब सुनने में कूल लगने वाले स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर जैसे शब्द को भूल जाइए और आप अपने को एक बिजनेसमैन की तरह देखिए। जैसे पहले भी ऑथर ने कहा है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक डिग्री, सर्टिफिकेट्स, महंगे सूट, ऑफिसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं पहले दिन से ही करिए। अपने काम को बिजनेस की तरह देखिए। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसी से काम करिए, उसी से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपने आप को, अपने बिजनेस को अपडेट करिए। जेसन फ्राइड कहकर समझाते हैं कि जब भी आप पहली बार पब्लिक स्पीच देने जाते हैं तो आप डायरेक्टली अगर 10,000 लोगों के सामने स्पीच देंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आप वहाँ पर भूल जाएंगे या आपको एक डर पैदा हो जाएगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि पहले आप सिर्फ 100 लोगों के सामने ही अपनी स्पीच दें, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट करने का चांस मिलेगा और आपकी इमेज भी खराब नहीं होगी। सीधे शब्दों में समझा जाए तो ऑथर यही कहते हैं कि अगर आपने फंडिंग ली है, फंडिंग के पैसों को लिया है, तो सारे पैसों का इस्तेमाल एक साथ कई लाखों लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने में ना करें, पर उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़े लोगों तक ही अपने कम पैसों में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। ऐसा करने से जो आपको फीडबैक मिलेगा उससे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तब अपने प्रोडक्ट्स को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसको समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है राधा कृष्ण दमानी का, जिन्होंने डी मार्ट को स्टार्ट किया था। आज भारत में डी मार्ट के 200 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में सन 2002 में राधा किशन दमानी ने मुंबई में केवल एक डी मार्ट खोला था और धीरे धीरे स्टोर के प्रॉफिट से दूसरा और दूसरे के प्रॉफिट से तीसरा स्टोर खोला और आज राधा किशन दमानी डी मार्ट के फाउंडर, भारत के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक है। रीवर्क बुक का तीसरा प्रिंसिपल है स्टार्ट एट द एपिसेंटर। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में बर्गर बेचना चाहते हैं, जो एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है,
तो आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए इन 2 चीज़ों में से कौन सी एक चीज़ की ज़रूरत होगी? पहली, आपका टेस्टी बर्गर, या दूसरा एक स्टाइलिश रेस्टोरेंट? अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तो भी आपका जवाब ये होगा कि टेस्टी बर्गर, क्योंकि आपको भी पता है भले ही आपका रेस्टोरेंट ज़्यादा खास ना दिखता हो, उसमें एक्सपेंसिव फर्नीचर भी ना हो, लेकिन अगर बर्गर टेस्टी है तो लोग दूर दूर से आपके बर्गर्स को खरीद कर खाने आएंगे। तो जो तीसरा प्रिंसिपल है, स्टार्ट एट द एपिसेंटर, यहाँ पर बिजनेस का एपिसेंटर है टेस्टी बर्गर। तो आपका फोकस होना चाहिए बर्गर के ऊपर, फूड के ऊपर। अगर अच्छा खाना नहीं होगा तो आप कितना भी फैंसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट बना ले, वो चल नहीं पाएगा। ऑथर यही सच्चाई बताते हैं कि ज़्यादातर लोग फंडिंग के पैसों का इस्तेमाल शुरुआत से ही उन चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं जिनका बिजनेस के एपिसेंटर से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे बर्गर रेस्टोरेंट में स्टाइलिश फर्नीचर, एक्सपेंसिव वॉल डेकोरेशन, हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ के ऊपर पैसा बर्बाद करने से ज़्यादा अच्छा है जो बिजनेस का एपिसेंटर है, बर्गर, जो मेन फूड है, उस पर खर्च किया जाए, जिसकी वजह से बर्गर का स्वाद बरकरार रहे। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले नेसेसिटी को पूरा करिए, उसके बाद प्रॉफिट कमाने के बाद लग्जरी पे ध्यान दीजिए। क्योंकि आपने तो देखा ही होगा, घर बनाते वक्त दुनिया का कोई भी आर्किटेक्ट हो, वह शुरुआत में घर का बेसिक स्ट्रक्चर मतलब नक्शा और फ्लोर का प्लान तैयार करता है और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि बाथरूम में, रूम्स में कौन सी लाइट्स लगेगी, कौन सी टाइल्स लगेगी, किस तरह का फर्नीचर लगाया जाएगा। आपका बिजनेस कोई भी हो, वो तभी लंबा चल पाएगा और तभी आपको प्रॉफिट दे पाएगा जब आप अपने बिजनेस को ऐसी चीज़ों के आसपास बनाएंगे जो सालों बीत जाने के बाद भी बदले ना, चेंज ना हो। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे अमेज़ॉन एक कंपनी है। अमेज़ॉन का मेन पर्पस बिजनेस का है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम दामों में जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जाए। और ये बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा आइडिया भी, जो आज भी और आज से 10 साल बाद भी लोगों को पसंद आएगा, या कहें लोगों की ज़रूरत होगी। इसीलिए शुरुआत से ही अपने बिजनेस में आपका फोकस बिजनेस के एपिसेंटर पे होना चाहिए, ना कि लग्जरी के ऊपर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किसी भी बिजनेस का एपिसेंटर को कैसे पता किया जाएगा। तो ये तो और ही आसान है। आपको ये ढूंढना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने बिजनेस से अगर अलग कर दें, उसको निकाल दें, तो आपका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। और वही चीज़ आपके बिजनेस का एपिसेंटर है, जिसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। चौथा प्रिंसिपल है रीवर्क बुक का, प्रोडक्टिविटी इंटरप्शन। दोस्तों, ऊपर की बातों से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम या बिजनेस शुरू करने से पहले हमें प्रॉब्लम्स को ढूंढना चाहिए और वही उसका सल्यूशन जो हमारा बिजनेस का आइडिया बन सकता है। और साथ में फंडिंग का इस्तेमाल अगर सही जगह किया जाए तो बिजनेस फ़ायदा पहुंचाता है। और अगर आपका बिजनेस अगर ऐसी चीज़ों के आसपास है जो लंबे समय तक चलती है तो आपको फ़ायदा और भी ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो प्रोडक्टिविटी में, बिजनेस की ग्रोथ में बाधा डालती हैं, जो ऑथर के हिसाब से है लंबी बेकार की स्टाफ मीटिंग्स। जैसन और डेविड दोनों ही ऐसी लंबी मीटिंग्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 1 घंटे की मीटिंग में 10 लोगों का समय बर्बाद होता है। हालांकि मीटिंग्स हमेशा खराब नहीं होती। ऑथर इस बुक में एक तरीका बताते हैं जिससे मीटिंग्स प्रोडक्टिविटी के रास्ते में नहीं आती। जैसे किसी भी मीटिंग के शुरुआत में ही टाइमर सेट कर दिया जाए और जैसे ही टाइमर खत्म हो तो मीटिंग भी खत्म कर दी जाए। इससे आपका काम भी खत्म हो जाता है और समय की बर्बादी भी नहीं होती। इस बुक का 5वां प्रिंसिपल है पुट योरसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट। बिजनेस में कंपटीशन से बचना है या सारे कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाना है, तो उसके लिए ऑथर के इस प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। पुट योरसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट। अमेरिका में एक जूता बनाने वाली रिटेलर कंपनी है जिसका नाम है जापोज, जो ऑनलाइन जूते बेचती है। सेम वही जूते नज़दीकी स्टोर्स पे भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी लोग japoz.com से ही जूते खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने कस्टमर सर्विस को अपने बिजनेस का एक पार्ट बना लिया, एक हिस्सा बना लिया। जहां पर एक कस्टमर अगर कॉल करे तो वहां के एम्प्लॉयज रोबोट की तरह बात नहीं करते, बल्कि ऐसे बात करते हैं जैसे कि उनका कोई एक खास दोस्त हो। और यही चीज़ जो है जापोज कंपनी को यूनिक बनाती है। और ऐसा नहीं है कि जापोज जैसे जूते और कहीं नहीं मिलते, लेकिन लोगों के अंदर जो ट्रस्ट है जो जापोज ने बनाया है,
ऐसा कोई और नहीं बना पाया और इसीलिए जापोस अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल गया। ऑथर एक सच्ची बात बताते हैं, आपके बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट कॉपी कैट होने से नहीं बच सकता। जैसे मार्केट में नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन एक ब्रांड के नहीं आते। क्रीम हो, तेल हो या बच्चों के खिलौने हो, कपड़े हो, घर बनवाने का कोई भी सामान हो, किसी एक कंपनी का नहीं होता। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स की यही सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही ऐसी ब्रांड्स होती हैं जो हमेशा टॉप पर रहती हैं। लोग उसी ब्रांड की चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। ऑथर बताते हैं ऐसा इसीलिए क्योंकि उस कंपनी ने अपनी पर्सनैलिटी को ही उस प्रोडक्ट का एक पार्ट बना लिया। मतलब अगर कोई कस्टमर टीवी पे एडवर्टाइजिंग के जरिए कुछ चीज़ों को देखता है और वही चीज़ों को अगर मार्केट में जाकर खरीदता है तो कस्टमर को उन चीज़ों में, उन प्रोडक्ट्स में उस कंपनी की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, एक भरोसा दिखाई देता है। सिंपल सा एग्जाम्पल है एप्पल कंपनी, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती है, चाहे वो फ़ोन हो या लैपटॉप हो। आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉयल फैंस या कहें कस्टमर्स एप्पल के पास हैं, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी ने अपने आप को, अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में झोंक दिया। जब आप अपनी पूरी ताकत और अपने आप को अगर अपने प्रोडक्ट में झोंक देते हैं, पूरी तरीके से उसमें गुम कर देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट का कोई भी कॉपीकैट बना ले, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। रीवर्क का छठा प्रिंसिपल है रेज्यूमे और फॉर्मल एजुकेशन पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। ऑथर कहते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, बिजनेस को करने के लिए कई लोगों की जरूरत होती है, तभी हम उस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ये बात में कोई दो राय नहीं है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले लोग करते हैं हायरिंग। ऑथर समझाते हैं कि हायरिंग करना तभी सही होता है जब वो काम आपसे नहीं हो पाता, और अगर कोई बीच में काम छोड़कर चला भी जाता है तो आपको तब तक हायरिंग नहीं करना चाहिए जब तक आपका काम बिना किसी आदमी के चल रहा हो। और अगर आपने मन बना ही लिया है कि लोगों को काम पर रखना है, तो किसी भी बड़ी कंपनी के तरीकों को कॉपी ना करें, जैसे बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज को लेना, दिन रात अलग अलग रेज्यूमेस को उनको छांटते रहना। ये दोनों ही काम समय बर्बादी के हैं। इससे आप अपना और दूसरे का समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे लाख गुना बेहतर है कि आप अपने आप पर भरोसा करें। किसी भी रेज्यूमे को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने साथ में काम कर रहे लोगों की सलाह से एक अच्छा एम्प्लॉयज ढूंढें जो उनके जान पहचान का हो। और इस बुक का आखिरी प्रिंसिपल है असफलता के लिए तैयार रहें, रेडी फॉर द फेल्यूर। दुनिया का कोई भी छोटा या बड़ा काम हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, करना आसान नहीं होता। बिना मेहनत, बिना असफलता से कोई काम एक बार में नहीं हो पाता, या कहें कोई बड़ा काम एक बार में हो ही नहीं पाता। ऑथर बताते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार फेल होने के बाद दूसरी बार किसी बिजनेस में हाथ नहीं डालते, दूसरी बार कोई नया काम शुरू ही नहीं करते। उनके अंदर एक डर बैठ जाता है फेल होने का। ऑथर यहाँ पर यही समझाते हैं कि हार, जो फेल्यूर है, एक पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बल्कि किसी भी काम को करने के लिए एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है। क्योंकि जब भी गलती होती है तभी हम उसको सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। ऑथर अपने एक्सपीरियंसेस से यही बताते हैं। हर सफल आदमी के पीछे फेल्यूर्स होते हैं, कभी ज़्यादा तो कभी कम। बाधाएं तो आती हैं, लेकिन वो लोग इन बाधाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये बाधाएं हमें नज़र नहीं आती। इसीलिए किसी भी काम में, बिजनेस में फेल होने से डरिए मत, बल्कि ये सोच रखिए कि मैं बार बार फेल होने के लिए तैयार हूँ। हर बार अपनी हार से कुछ नया सीखूंगा और यही नई सीख मेरे काम को, मेरे बिजनेस के प्रोडक्ट को, मेरे बिजनेस की जर्नी को बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, आपको आज की रीवर्क की बुक समरी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया, वो बात भी मुझे ज़रूर बताइए।